नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आयु पाठशाला पे। और लास्ट के दो वीडियो में जो आप लोगों ने धुआं धुआं किया है ना भाई, उसके बाद तो तीसरा वीडियो बनाना जरूरी था। क्योंकि भाई इसमें कंप्लीट करने वाले हैं हम CNTR। एक्चुअली पार्ट वन पार्ट टू में कंप्लीट हो नहीं पाया, तो पार्ट थ्री में आज के वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे CNTR। क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है, चैप्टर 15 पे हम लोग ऑलरेडी आ ही गए हैं। तो 19 तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जीएस पेपर टू के लिए आयु पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा एक टेस्ट सीरीज है मात्र 199 रुपीज़ में, जहां पर आप जीएस पेपर टू से ऑलमोस्ट 1100 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टॉपिक वाइज उस पे एमसीक्यूज है। टेस्ट सीरीज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जो कि आने वाले समय में जो है वो अनलॉक होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उस पे अनलॉक होता जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग सीएनटी एक्ट के अंदर अभी तक तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी ना कि डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर के वो अपना सारा कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे होगी वो देखेंगे। और बाकी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने चैप्टर टू से स्टार्ट किया था। और सब कुछ काफी कुछ डिस्कस किया। चैप्टर टू के अंदर हमने देखा सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, सेक्शन 9, जहां पर हमने क्लासेस ऑफ टेनेंट के बाद जो है रेंट का कैसे इन्हांसमेंट हो सकता है टेन्योर होल्डर के पर्सपेक्टिव में, वो सेक्शन 9 के अंदर देखा। उसके बाद जो है हम लोगों ने ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में सारा डिटेल डिस्कस किया, कैसे ट्रांसफर हो सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी हेल्डिंग ऑब्लिगेशन ऑफ पे रेंट, रेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत पर भी हमने देखा कि उसका उसका रेंट इंक्रीज डिक्रीज करने का क्या कंडीशन है, उसको कैसे इजेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम होल्डिंग। फिर चैप्टर 7 में हमने देखा कि जो लैंड जो है एग्जेम्प्टेड है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के अंदर, वो चैप्टर 7 के अंदर बेसिकली लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी उसका हम रिकॉर्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड के बारे में बात करेंगे आगे चैप्टर इसके अंदर। चैप्टर 8 में हमने देखा था कि 8 और 9 को एक साथ हमने देखा था। 8 में जहां पर हमने लीज और ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग के बारे में बात की थी, और 9 में हमने कंडीशन टू रेंट बात किया था, जहां पर हमने सेक्शन 51A, 52, 53, 54, 55 याद किया। रात सब कुछ याद करो, आ रहा है ना। कैश एंड काइंड की बात की थी 53 में, इंस्टॉलमेंट में देना है, कैश काइंड में देना है, देने के बाद रिसीट लेना है, ये सारी चीजें डिस्कस की। फिर एरियर रेंट 6.25% पे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। वेट सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड भी देख लिया 63A 63B में। और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस कोडकर लैंड को लेकर के, और राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन कोडकर लैंड, ये सारी चीजें देखी हमने। अब हम आते हैं सेक्शन 72 73 भी मैंने बताया, सरेंडर और अबेंडनमेंट में क्या फर्क है। पेरिडियल कंडीशंस और कम्यूटेशंस भी देखा अंडर चैप्टर 13। अब हम आते हैं चैप्टर 14 के अंदर, जहां पर बोला जा रहा है रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज्ड राइट लैंड, सॉरी। तो रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, यहाँ पर आपको पता होगा कि लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड के बारे में हमने चैप्टर कौन सा चैप्टर में बात किया, अभी बताया आपको। चैप्टर 7, है ना। चैप्टर 4, 6 ऑक्यूपेंसी रैयत नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, और उसके बाद लैंड एग्जेम्प्टेड अंडर चैप्टर 4, 6 है चैप्टर 7 के अंदर। दैट इज द लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। अभी यहाँ पर हम उसके रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज चैप्टर 7 into 2 कर दो भाई, 14। याद रह जाएगा ना रिलेशन, इसलिए 7 into 2 किया कि रिलेशन याद हो जाए आपको। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड क्या है। ऐसा लैंड जो लैंडलॉर्ड, पहले बताया था ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड किसी को दे नहीं रहा भाई, खुद ही कल्टीवेट कर रहा है ना। या तो खुद कर रहा है, या फिर उसने रैयत को नहीं रखा। रैयत को रख लेगा तो पूरा ऑक्यूपेंसी राइट हो जाएगा, लैंड ही उसके पास चली जाएगी। नौकर रख लिया, नौकर मतलब बोलना तो खराब लगता है, नौकर मतलब क्या, नौकर हम लोग भी सब नौकर ही है भाई, क्या खराब इसमें। तो सर्वेंट रखेगा या हायर्ड लेबर रखेगा और उससे खेती बाड़ी करा रहा। दैट लैंड्स आर कॉल्ड एज द लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। तो लैंड कल्टीवेटेड बाय लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ, लैंड कल्टीवेटेड बाय लैंडलॉर्ड पर्सनली, खुद भी कर रहा है, या सर्वेंट रख लिया है, या लेबर को हायर कर लिया है। एंड रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिविलेज लैंड वेयर ऑक्यूपेंसी राइट्स कैन नॉट अक्रू। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेंसी राइट्स कैन नॉट अक्रू, ऑक्यूपेंसी राइट्स के बारे में बात ही नहीं कर सकते। मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने दिया ही नहीं किसी को, मैं शुरू से खुद ही खेती कर रहा हूँ भाई, है ना। ऐसे भी जमींदार थे भाई, कुछ कुछ मेहनती जो खुद ही करते थे कि भाई ठीक है, शौक है, खेती बाड़ी हमारा शौक है। जैसे अभी देखो, पहले एक दौर था जब मतलब कि लोग जो है गांव से शहर की तरफ भागे, है ना।
गांव से कि ये भाई ये क्या खेत है, ये क्या पेड़ पौधा है, चलो शहर की तरफ चलेंगे, शहर की चकाचौंध है, ट्रैफिक है, लाइट्स है, सब कुछ सुंदर सुंदर दिखता है, वहां पर लोग भी मॉडर्न है ना, रंगीनियां है। तो ये सब देखने के लिए लोग शहर से गांव गए। अभी आज के जमाने में क्या हो रहा है, वापस लोग शहर शहर से जो है वो वापस से गांव जा रहे हैं। इनफैक्ट शहर के बड़े बड़े लोग जो है भाई, जैसे ही छुट्टी मिलता है तड़पते हैं कि गांव जाएंगे, फार्म हाउस बनाएंगे, वहां एक फार्म हाउस बना लिया, गाय भैंस बकरी पाल ली और उसके अंदर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। तो पहले लोग मतलब नेचुरली करते थे तो उनको लगता था बर्डन है। अब लोग एज अ फैशन कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं कि भाई ये मेरा शौक है। समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हो? भाई फार्म हाउस जा रहे हैं, वहां दूध वूध गाय का निकालेंगे, भैंस भैंस रखा है, भैंस के दूध निकालेंगे, फ्रेश दूध पियेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अपना सरसों लगा रखा है बढ़िया, और वहीं से भाई खेती बाड़ी करके मस्त प्योर तेल पियेंगे। क्यों? कि देखो अभी इसको एज अ शौक कर रहे हो। तो एक टर्म आता था संस्कृताइजेशन, छोड़ो इसमें क्या ही जाऊं मैं, संस्कृताइजेशन बाद में कभी समझाऊंगा। तो चीजें ऐसे हो रही है भाई। तो उस समय भी ना कुछ कुछ लैंडलॉर्ड थे जो भाई शौकिया खुद खेती बाड़ी करते थे। तो वो ऐसे लैंडलॉर्ड जो खुद का ही मतलब खुद पर्सनली ही खेती बाड़ी करे, या खुद से करे, या सर्वेंट रख ले, या हायर्ड लेबर कर ले। अब खुद तो कर नहीं पाएंगे, ज्यादा जमीन होगी, तो हायर्ड लेबर रखे, उनको लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड बोलते हैं। तो उस पे किसी का ऑक्यूपेंसी राइट होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा? तो इसीलिए चैप्टर 7 के अंदर उस लैंड को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को, क्योंकि उसमें किसी का कोई ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है। ठीक है? तो टेनेंट कैन नॉट क्लेम ऑक्यूपेंसी राइट ऑन सच लैंड्स। अब लैंड, इस लैंड को ना चार अलग अलग, तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर डिवीजन के अंदर। उसी लैंड को हम बोलते हैं सीरत लैंड, उसी लैंड को बोलते हैं मंझी लैंड, और उसी लैंड को बोलते हैं बेत केठा लैंड। ठीक है? बेट केठा या बेट कट्ठा, जैसा भी समझ लो, बेट केठा लैंड। तो तीन तरीके से ये नाम इंपॉर्टेंट है। दिस लैंड्स आर लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, यानी कि जीरत लैंड, मांझी लैंड एंड बेटकेथा लैंड। ठीक है? डन, आई होप क्लियर हो गया होगा। लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलो आगे बात करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ खूंट कट्टी रैयत, विलेज हेडमैन एटसेट्रा। तो भैया सबसे पहले समझो कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स क्या होता है। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बोलने का मतलब क्या होगा, कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, किसके पास अधिकार है, किसके पास अधिकार नहीं है। तो ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट आर, सॉरी, आर ऑफ आर, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जो होगा वो ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है? ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड होगा जो बताएगा कि कौन, हु होल्ड्स व्हाट लैंड, हु होल्ड्स, किसके पास कौन सी जमीन है, उसके पास क्या अधिकार है। कोई एक इंडिविजुअल है मान लो, इसके पास कौन कौन सी जमीन है, या ये पर्टिकुलर जमीन जो है वो किस इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, उसके पास क्या क्या अधिकार है, वो किस तरह का अधिकार है, क्या रेंट पेएबल है, क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये सारे चीज को जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। अब देखो चैप्टर 15 के अंदर क्यों स्पेशली बोला गया है कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स ऑफ खून कट्टी रैयत और विलेज हेडमैन एटसेट्रा। तो खुद कट्टी रैयत का स्पेशल मेंशन क्यों किया गया? सबसे पहले खूद कट्टी रैयत के बारे में बात करेंगे, फिर विलेज हेडमैन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बताओ खूद कट्टी, अब तक तो इतना डिस्कशन के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि खूद कट्टी रैयत क्या कौन होता है। तो ये क्या, इनके पास जो राइट्स दी गई है वो क्या इंडिविजुअल राइट्स है? नहीं। इनको राइट्स बेसिकली इनके कस्टम के वजह से दी गई है, कस्टम के वजह से दी गई है। यानी कि कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस, मतलब कि जमीन जो है वो कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उसके वजह से इनको ये अधिकार दिया गया है ना। क्लैन लिनेज बोल सकते हैं, हाँ, कि पूर्वजों से इनका ट्रेस किया जाता है, कि ये जमीन जो है इनके पूर्वज यहाँ पर आकर के काट करके गांव बसाए हैं। और ये इनको एक ओरिजिनल विलेज सेटलमेंट के तरीके से माना जाता है ना, कि ओरिजिनली ये लोग ही गांव बसाए, ओरिजिनल विलेज सेटलर, सेटलर। ठीक है? इफ दीज थिंग्स, यानी कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आने वाले समय पे डिस्प्यूट तो होना ही होना है ना। अब इनका इतना कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिटी होल्डिंग है, कम्युनिटी होल्डिंग्स है, और ओरिजिनल विलेज सेटलर के बारे में बात करें, सोचो कितना पुराना ओरिजिनल सेटलर। आपको पूरा देखना पड़ेगा कि भाई कौन थे। 1908 में हम बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल सेटलर कौन होगा। तो वो तो पुराना आपको खाता निकालना पड़ेगा ना, कि कौन था, कौन सबसे पहले आके, कौन ऐसा था जिसका दिमाग खराब हो गया, आगे जंगल काट के रहने रहने लगा। तो वो चीजें निकालनी होगी। तो इस चीज को आपको प्रॉपर अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्यूट होगा। तो इसीलिए तो सीएनटी एक्ट के अंदर बोला गया कि गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है स्पेशल स्पेशल राइट ऑफ रिकॉर्ड, इनके लिए स्पेशली चाहिए हमको, है ना, स्पेशल राइट ऑफ रिकॉर्ड फॉर खूंट कट्टी रैयत, फॉर विलेज हेडमेंट। अब विलेज हेडमेंट के बारे में क्यों बोला गया? देखो विलेज हेडमैन कैसा होता है ना, कि विलेज हेडमैन अभी आपके लिए एक नया पार्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, तो स्पेशली मुंडा और मांझी, मुंडा को तो हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम सीएनटी एक्ट पढ़ रहे हैं।
मुंडा और मांझी एटसेट्रा और भी दूसरे ट्राइब्स होंगे। मुंडा और मांझी के अंदर ना विलेज हेडमैन एक स्पेशल पोस्ट होता है जो गांव के देख रेख करता है ना, स्पेशल पोस्ट होता है। और इसको इस ऑफिस के साथ ना, मतलब जो भी विलेज हेडमैन बनता है उसके साथ, उस ऑफिस के साथ लैंड को अटैच किया जाता है ना। उस विलेज हेडमैन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि दूसरे ट्राइब के बीच में लड़ाई हो गई तो कैसे सुलझाना है ना। और कैसे देखना है कि भाई इस गांव की छोरी उस गांव ना जाए। ऐसा मैरिज वाला भी बहुत है ना, जब आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं, अगर आपका कमेंट आता है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज सीएनटी के बाद देखते हैं क्या करना है नहीं करना है ना। तो विलेज हेडमैन का भी स्पेशल मेंशन किया गया है, क्योंकि जो विलेज हेडमैन की जो ऑफिस होती थी, ऑफिस ऑफ विलेज हेडमैन, उनके साथ लैंड अटैच किया जाता था, ठीक है। और इसको कस्टमरी प्रिविलेज दिया जाता था, कुछ इसको एडवांटेज दिया जाता था। जैसे लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड है ना, उसी तरीके से ये भी एक प्रिविलेज लैंड है, और इनको ऑफिस, इनके ऑफिस की वजह से इनको जमीन दी गई है, ठीक है। और ये बेसिकली रेवेन्यू मैटर्स वगैरह भी देखते थे। तो इसके ऑफिशियल पोजीशंस के वजह से, इसके ऑफिशियल पोजीशंस को बराबर मेंटेन करने के लिए, इनके लैंड राइट्स, इनकी ड्यूटीज को मेंशन करने के लिए इन सब चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है। तो इनके पास जो राइट होगा, एक तो ऑफिस को होल्ड करना है, और ऑफिस के साथ जो लैंड अटैच है उनको होल्ड करना है। तो देखो लैंड आ गया ना यहाँ पर, तो लैंड अटैच होगा तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस बन जाए। कल को ऐसा ना हो कि मैं बोलूं ये मेरी जमीन है, भाई आपकी जमीन नहीं है, आप विलेज हेडमैन थे, ये हेडमैन की ऑफिस के साथ अटैच जमीन है, इट इज नॉट योर लैंड, ठीक है। तो इस चीज के लिए रिकॉर्ड्स ऑफ राइट मेंटेन करना जरूरी है, दैट इज अंडर चैप्टर 15। इतना डिस्कशन के बाद चैप्टर 15 याद हो जाना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर preparation of records of rights obligations of rayats having khudkati rights village headmen and order other classes of tenant exclusion of unrecorded land from khudkati if land cannot recorded as khudkati cannot later claim as khudkati status very important in land dispute। सही बात है कि अगर आपने लैंड का रिकॉर्ड से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि ये खूट लैंड है, तो आप उसको फर्दर क्लेम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमने देखा था, जब कोडकर लैंड को आप बता रहे हैं तो कोडकर लैंड को भी आप फूट कट्टी की तरह नहीं रजिस्टर कर सकते, दैट विल बी रजिस्टर्ड एज अ कोडकर लैंड ओनली। तो अगर जो लैंड अनरिकॉर्डेड है फ्रॉम खूट कट्टी, उसको आपको इस लेटर में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरे वंशजों को ही जमीन है और मेरे को ही अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। आप देखो जुडिशियल प्रोसीजर में जो हमने इतने दिन से देर से, मतलब 2 लेक्चर एटलीस्ट हो गए, और हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिप्टी कमिश्नर हर जगह आ रहा है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हमने देखा कि प्रेडियल कंडीशंस के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास भी आप जाकर के कंप्लेन रेज कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रॉपर अपील या अपील का एक मैकेनिज्म होगा। तो वो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर्स यहाँ पर इंक्लूड है। तो देखो सबसे पहले होता है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। हायरार्की, जैसे हमने जमींदारी वाले हायरार्की देखी है, वैसे देख लो यहाँ पर हायरार्की देख लो। आगे अभी डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद होंगे हमारे डिप्टी कमिश्नर। पूरा लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद देखो कमिश्नर या बोर्ड होगा, ठीक है। कमिश्नर या बोर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हायरार्की में आता है जुडिशियल कमिश्नर। जुडिशियल मतलब कोर्ट की बात आ गई, जुडिशियल कमिश्नर। या फिर हम कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लिमिटेड केसेस में जाते हैं हाई कोर्ट। ये तो हो गया हायरार्की ऑफ ऑफिसर, ये बना लो कहीं पर। अब ये हायरार्की ऑफिसर क्यों बताया मैंने, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीजर में जरूरी नहीं है, जैसे हमारे पास लोअर कोर्ट के पास आप गए, तो लोअर कोर्ट के पास गए तो लोअर कोर्ट ने जो आपको जजमेंट दिया उससे आप नाखुश हुए, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास गए। तो ऐसे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है ताकि आप अपील कर सके अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो देखो इंडियन पॉलिटी है ना, एक मैं बता देता हूँ आपको, काम ही आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी के देखो, इंडियन पॉलिटी का एक वो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ मैं अपने मतलब आयु पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे ऑलमोस्ट 60 लेक्चर्स हैं, समझे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इंडियन पॉलिटी को, मतलब समझो पूरा जी जान लगा दिया, मतलब इतना अच्छा कंटेंट बनाया, मतलब अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, उससे आपके इंडियन पॉलिटिकल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक बार जाके उसको ट्राई करो, ठीक है।
छोड़ो कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो गया मैं। हाँ, तो ये मैं बता रहा था ताकि हाँ ये इस तरीके से हायरार्की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको जब अपील वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई जजमेंट दिया है तो इसके अगेंस्ट हम अपील कहाँ करेंगे, डिप्टी कमिश्नर। अगर डिप्टी कमिश्नर ने कोई जजमेंट दिया है तो अपील कहाँ करेंगे, कमिश्नर या बोर्ड पे। अगर यहाँ से कोई जजमेंट पास होता है जिसके अगेंस्ट में अपील करना है तो वो जुडिशियल कमिश्नर या हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद फर्दर नहीं जा सकते, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं हम जुडिशियल प्रोसीजर। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट, या आपको पता होगा कि कोर्ट जजेस कहीं अपने कोर्ट कहीं भी लगा सकते हैं, उनको अथॉरिटी होती है। तो उसी तरीके से कहाँ पर डीसी का कोर्ट होल्ड लगेगा, दैट कोर्ट एनीवेयर विद इन दिस जुडिशियल जुरिस्डिक्शन, अपना जुडिशियल छोटा नागपुर में कहीं पर भी वो अपना कोर्ट लगा सकता है। लेकिन प्रोसीडिंग कैसा होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए और पार्टीज मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड, दैट इज यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी को भी कोई सजा नहीं देनी, किसी के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं पास करनी विदाउट giving him an opportunity to speak, किसी को सुने बिना जजमेंट नहीं देना, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज देयर इन द सीएनटी एक्ट ऑल्सो। और दूसरी बात क्या बोली गई है कि कोर्ट कहीं भी लग सकता है विद इन इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन, क्लियर है। उसके बाद देखो इनिशिएशन ऑफ सूट्स, सूट्स या एप्लीकेशन, सूट्स का एप्लीकेशन भी बोलते हैं अंडर सीएनटी। आप रेवेन्यू ऑफिसर में फाइल कर सकते हैं या और जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका एक रेवेन्यू ऑफिसर होगा वहां फाइल कर सकते हैं, या वेयर द कॉज ऑफ ऑक्शन एक्शन अरोज, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका मैटर है वहां पर भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस में, या डायरेक्टली आप यहाँ भी आ सकते हैं। ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर या रेवेन्यू ऑफिसर अगर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बाय डिप्टी कमिश्नर सेक्शन 139 ए याद करना है। एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब इस डिप्टी कमिश्नर के अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है, या उसको उस सूट या उस एप्लीकेशन को सुनने के लिए, उस केस को सुनने के लिए। यानी कि ओनली और ओनली एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड का मतलब समझते हो ना, एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि उस केस को केवल और केवल डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट में ही आप फाइल कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं फाइल नहीं कर सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर आर्टिकल सेक्शन, सॉरी सेक्शन 139 ए। इंडियन पॉलिटी में चला जा रहा हूं मैं, आर्टिकल बोलने लग रहा हूँ। तो सेक्शन 139 ए याद रखना, ठीक है। अब देखो समन, सिंपल प्रोसीजर बताया गया है कि अगर कोई केस फाइल होगा तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा ना, आपके नाम पे नोटिस आएगी कि आपको जाना है। तो समन इशूड होगा, डिफेंडेंट अपीयर करेंगे पर्सनली या फिर किसी एजेंट या लॉयर के थ्रू, और कॉस्ट ऑफ समन को डिपॉजिट करेंगे, कोर्ट का फीस जो है वो डिपॉजिट करेंगे। फिर अगर एक पार्टी एब्सेंट हो गया तो एक्स पार्टी पॉसिबल है, यस प्लांटिव एब्सेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा जुडिशरी वाले फॉर्म में चला गया, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बस सेक्शन 139 ये आपको याद रखना है। और चैप्टर 16 याद रखना है कि चैप्टर 16 में क्या बात कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोसीजर में कोर्ट कहाँ भी कहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। सेक्शन 139 ए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर बात कर रहे हैं। अब देखो जो भी जजमेंट आता है डिप्टी कमिश्नर को, दैट इज अंडर वन सेक्शन, सेक्शन 170, वो प्रोनाउंस जजमेंट ओपन कोर्ट में होगा। ओपन कोर्ट मतलब क्या कि पब्लिक के सभा में वो कोर्ट लगाई जाएगी, ओपन कोर्ट होगा। और कंडक्ट लोकल इंस्पेक्शन, इंक्वायरी करने के बाद ही जजमेंट सुनाई जाएगी। अब एक बार जब जजमेंट सुना दिया गया है बाय डीसी, तो उस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 3 इयर्स, 3 इयर्स के अंदर अंदर होना चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, डिक्री या ऑर्डर बोल दो, ऑर्डर ऑफ द डीसी डिप्टी कमिश्नर कैरिड आउट विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अंदर उसका पालन हो जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हो, हायरार्की देख लिया, इन द रेवेन्यू ऑफिसर, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। पावर ऑफ डीसी टू ग्रांट लीज, इफ लैंडलॉर्ड डिफॉल्ट हो जाता है लीज ग्रांट करने पे तो डिप्टी कमिश्नर कैन ग्रांट लीज टू द रैयत। अब देखो ये चीजें अगर नहीं भी आपको पता होगी तो डीसी डीसी इतनी बार सुन लियो कि डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पावर किसके पास ही है लीज ग्रांट करने का, डिप्टी कमिश्नर के पास। अपील कर सकते हो अंडर सेक्शन 215 से 229, तो अपील याद रखो, अपील कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपील फाइल करना है। सबसे पहले अपील, आप कहाँ अपील बोल रहे हो, आप अपील कहाँ फाइल करोगे, रेवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस में नहीं, भाई इसी के अगेंस्ट में तो आप अपील फाइल करोगे, इस इसके अगेंस्ट में अपील फाइल करोगे, इसके ऑफिस में अपील फाइल नहीं करोगे। ये जो जजमेंट देगा उससे अगर आप नाखुश हो तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अपील फाइल करोगे। अभी देखो अगर इसके जजमेंट के अगेंस्ट में आप कहाँ फाइल करोगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है आपका जुडिशियल कमिश्नर और दूसरा है बोर्ड। तो देखो अगर अपील अगेंस्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपील अगेंस्ट
डीसी डीसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस में तो डिप्टी कमिश्नर के पास ही में एक्सक्लूसिव अंडर आर्टिकल 113 सेक्शन 139 ए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया गया है ना। तो बहुत सारे मैटर में जो है वो डीसी ही जो है वो आपको जजमेंट देगा, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कहाँ करोगे? तो वो चीज बता रहा हूँ मैं, दैट इज अगर पेनाल्टी उस केस में 1,000 रुपए तक है तो अपील नहीं कर सकते, चिंदी चोरी नहीं करना। अगर पेनाल्टी 1,000 रुपए तक की लगाई गई है तो इसका जजमेंट फाइनल है। ठीक है, इसी का जजमेंट फाइनल माना जाएगा, अपील नहीं करोगे सर 1,000 रुपए भी नहीं दे पाता हूँ, तो बस बात कर रहे हो जमीन की और 1,000 रुपए की बात नहीं हो पा रही, ठीक है। अगर 1,000 और 5,000 के बीच की है, अगर कोई ऐसा डिसीजन दिया गया है जहां पर, अब देखो वहां पर मैंने क्या बताया था पेनाल्टी में, जब हमने ऊपर पढ़ा, पेनाल्टी कहाँ पढ़ा था याद है आप? पेनाल्टी में हमने पढ़ा था ना कि या तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है, सेक्शन 71 बी। तो पेनाल्टीज के अंदर क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? 3 साल की जेल, या फाइन, या बोथ। अब अगर इसी फाइन, डीसी ने आपका डिसीजन दिया है और वो फाइन अगर 1,000 रुपए तक है, तो उसका डिसीजन फाइनल है। अगर 1,000 से 5,000 रुपया है, तो आप अपील कहाँ कर सकते हो? जुडिशियल कमिश्नर को। अपील कहाँ कर सकते हो? जुडिशियल कमिश्नर को। ठीक है। और अगर 5,000 से ज्यादा है फाइन, तो अपील आप कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट को। ये याद रखो। तो डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट में अगर 1,000 से 5,000 के बीच की पेनाल्टी है, तो अपील आप कर सकते हो जुडिशियल कमिश्नर। ऑब्वियसली बात है, 1908 में 1,000 5,000 भी बहुत वैल्यू रखती थी भाई। और 5,000 से ज्यादा है तो आप कहाँ अपील करोगे? हाई कोर्ट के अंदर को अपील करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर और हम बात करना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस के ऊपर है। चैप्टर नंबर 17 लिमिटेशंस के ऊपर है, तो अगर एग्जाम्स में आ गया कि चैप्टर नंबर 17 किसके ऊपर है, तो लिमिटेशंस के ऊपर है। चैप्टर नंबर 18 ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्पेशल प्रोविजन लिख लो, ये है ना। स्पेशल प्रोविजंस इसको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बस आप चैप्टर का नाम याद रख लो। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एमकेके। एमकेके मतलब मुंडारी कोट कटीदार, ठीक है। चैप्टर नंबर 18। और चैप्टर नंबर 19 जो है दैट इज सप्लीमेंटल प्रोविजन। सप्लीमेंटल प्रोविजन चैप्टर नंबर 19, ठीक है। चैप्टर 18 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मुंडारी कोट कठिड़ा। चैप्टर 17 में हमारे पास लिमिटेशंस के ऊपर बात किया गया। लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया कि 3 साल का लिमिटेशन होगा फॉर रिकवरी। लिमिटेशंस में अगर ईयर याद होगा तो आप बस ये याद रख लेना कि 3 साल का लिमिटेशन दिया गया फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ होल्डिंग। किसी का पोजीशन ऑफ होल्डिंग को अगर रिकवर करना है तो कितने साल की लिमिटेशंस दे रखी है? 3 साल की, ये याद रख लो बस, ठीक है। limitations के अंदर recovery of possession of holding, the limitation would be 3 year for recovery of possession of holding, ठीक है। फटाफट थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अपील के बारे में हमने बात कर लिया, सेक्शन 215 सारा बता दिया आपको। 139 ए बता दिया कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर है। चैप्टर 17 में हमने बात किया लिमिटेशंस का। चैप्टर 16 में हमने जुडिशियल प्रोसीजर बात की। चैप्टर 15 में स्पेशल रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर खून कटीदार एंड विलेज हेडमैन। 14 में रिकॉर्ड ऑफ लैंड लॉर्ड प्रिविलेज लैंड, और चैप्टर 7 भी इसके ऊपर बात करती है। उसके बाद हमने देखा चैप्टर 13 के अंदर हमने प्रीडियल कंडीशंस एंड कम्यूटेशंस, इसको ना एक जगह लिख लो सारे चैप्टर्स और चैप्टर सारे सेक्शंस, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगा। सेक्शन 71 भी पेनाल्टी बात कर ली। तो आई होप मोटा मोटी ऑलमोस्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सीएनटी एक्ट के ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हम लोग इसका थोड़ा ना मैं अभी प्रिपेयर नहीं करके लाया हूँ, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे सीएनटी से। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आपको सीएनटी पूरा पढ़ा दिया और प्रैक्टिस भी करवा दिए क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट 4 इसका लेके आएंगे, ज्यादा आधे घंटे का होगा, उससे भी कम, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, और सीएनटी के इसके अलावा भी सीएनटी के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टेस्ट सीरीज से वो भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो चलो यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आशा करते हैं कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।